तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार। पिता लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। माता राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। शिक्षा 9वीं पास। उम्र 35 साल। करियर 10 साल से विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा। लक्ष्य बिहार का मुख्यमंत्री बनना। जिस बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तेजस्वी यादव देख रहे हैं, उसी बिहार से निकले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति, कर्तव्य अपना दिखलाकर। लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के जरिए जो सम्मान और तारीफ हासिल करना चाहते हैं, उसमें जाति का सवाल अहम है। नमस्कार, मैं इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर हूं। विधानसभा की तस्वीर बिहार चुनावों के बाद कितनी बदलेगी, यह बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन पिछले 20 साल से आरजेडी जिस सपने को सच करने के लिए तरस रही है, उस सपने का बोझ तेजस्वी यादव के कंधों पर है। क्या आरजेडी को अपना मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव अब की बार इतनी सीटें अपने गठबंधन के साथ ला पाएंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं? इन सवालों से आरजेडी भी जूझ रही है और तेजस्वी भी। ये दूसरी बात है कि तेजस्वी इसे दलितों, पिछड़ों के सम्मान से अब जोड़ रहे हैं। चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अकलियत के लोग हो, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हो, दलित समाज से आते हो, या आदिवासी समाज से आते हो, या समाजवादी विचारधारा मानने वाले अग्र समाज से आते हो, हम सब लोगों को मिलकर के सरकार को खार फेंकने का काम करना है। इधर चलो, उधर चलो। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की बाजी लग चुकी है। इस चुनाव के जितने बाजीगर हैं, उनमें एक अहम बाजीगर तेजस्वी यादव है और बाजी पर लगा है तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना। बाजी पर लगा है बिहार में आरजेडी की सरकार का बनना। बाजी पर लगा है बिहार में 20 साल बाद ही सही मुख्यमंत्री का पद लालू राबड़ी के घर में आना। इसीलिए तेजस्वी ने अब की बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके तहत ही तेजस्वी के निशाने पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता हैं। अब तक एनडीए के रुख से यही लगता है कि सरकार फिर से बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष ने महागठबंधन बनाया है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट है। हालांकि कांग्रेस शुरुआत में आनाकानी करती रही, लेकिन आखिरकार उसने मान ही लिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। तेजस्वी को नेता मानना कांग्रेस के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। पहले तो कांग्रेस का रवैया मामले को टालने वाला दिख रहा था। इसी साल 17 अप्रैल में महागठबंधन की बैठक हुई थी। उस बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उस कमेटी में कुल 13 सदस्य तय किए गए। वो कमेटी चुनाव संबंधी फैसले लेने के लिए बनाई गई। उसमें नीतीश सरकार को हटाने का संकल्प लिया गया और ये भी तय किया गया कि अगली बार महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए विपक्ष पूरी ताकत झोंक देगा। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा। हालांकि महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अपनी तरफ से तेजस्वी का नाम तय कर चुके थे, लेकिन तब तक कांग्रेस टालू मुद्रा में थी। ये लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं?
तो इसलिए साथियों, अपने वोट को इस्तेमाल करके, अपने वोट को ताकत दिखाकर बिहार में आप सरकार बनाइए। आप सब जान रहे हैं कि हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में 6 दल है और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और आपका ताकत अगर मिल गया साथियों, तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति के साथ आपको लाना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ये मानकर चलती है कि सरकार बदली और विपक्ष को मौका मिला तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस अभी विपक्ष के सबसे बड़े बाजीगर के रास्ते में अपनी उम्मीदों का अड़ंगा भिड़ा कर बैठी हुई है। पिछले विधानसभा चुनावों में बिहार में आरजेडी के साथ महागठबंधन में कांग्रेस को लड़ने के लिए 70 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई, यानी विनिंग स्ट्राइक रेट रही 27%। वहीं आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी, यानी आरजेडी की विनिंग स्ट्राइक रेट रही 52%। वहीं लेफ्ट फ्रंट ने 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती थी, यानी लेफ्ट की विनिंग स्ट्राइक रेट 63% रही। उस चुनाव में अगर कांग्रेस ने आरजेडी जैसा प्रदर्शन किया होता तो बिहार में तेजस्वी की सरकार बन गई होती, लेकिन कांग्रेस का ढीला ढाला रवैया आरजेडी के सपनों को डुबोने के लिए तब काफी था। अब कांग्रेस फिर से ज्यादा सीटों के लिए दबाव की राजनीति कर रही है। वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जिस कांग्रेस को सत्ता से हटाकर लालू यादव बिहार की गद्दी पर बैठे थे, उसी कांग्रेस के साथ उनकी गलबैयां पिछले 25 वर्षों से चल रही हैं। कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी के पीछे चलना स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन दोनों के बीच शय और मात का खेल भी चलता रहता है। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ आंदोलन के लिए जब राहुल गांधी बिहार में थे, तो उन्होंने तेजस्वी और CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य के साथ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। जिस रथ रूपी गाड़ी पर तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी सवार थे, तो उस पर चढ़ने की कोशिश कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार भी कर रहे थे और कांग्रेस में ना होकर भी राहुल गांधी के सबसे बड़े प्रशंसक और समर्थक पप्पू यादव भी कर रहे थे, लेकिन दोनों नेताओं को उस गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। पटना में तेजस्वी के साथ खड़े राहुल गांधी ने दिल्ली में पप्पू यादव से मुलाकात कर ली। राहुल और खड़गे से मुलाकात के बाद जब पप्पू यादव मीडिया से रूबरू हुए, तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद के सपने पर कांग्रेस की उम्मीदों वाला हमला बोल दिया। पप्पू यादव आज की तारीख में तेजस्वी और लालू यादव की नजरों में खटकने वाले नेता नंबर 1 हैं। दरअसल ये बिहार में वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। तेजस्वी और पप्पू दोनों ही यादव समुदाय से आते हैं, जो बिहार में सबसे बड़ा जातिगत समुदाय है। बिहार में यादवों की संख्या करीब 15% है। कुछ समय पहले तक यादव वोट लालू यादव के साथ जुड़ा था, लेकिन पप्पू यादव ने सीमांचल के यादव वोटों में अपनी पैठ मजबूत कर ली। उसका ही नतीजा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से निर्दलीय लड़कर भी पप्पू यादव ने जहां 5,67,000 से ज्यादा वोट पाकर विजय हासिल की, वहीं लालू तेजस्वी की पार्टी की उम्मीदवार बीमा भारती को सिर्फ 27,000 वोट ही मिले। सीमांचल में यादवों से अलग देखें तो मुसलमानों का वोट काफी निर्णायक है, जिस पर पप्पू यादव की पकड़ है। इससे लालू परिवार का चिंतित होना लाजमी है।
कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि आरजेडी कांग्रेस को इस बार 70 सीटें देगी, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव जैसे नेताओं के जरिए दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है, और वो भी जिताऊ सीटें। एसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो सीधे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के सवाल को तेजस्वी यादव ने अपना एक प्रमुख मुद्दा बना लिया। इसके बाद विधानसभा में सारे आरजेडी विधायक और MLC काले लिबास में पहुंचे। तेजस्वी यादव को लगता है कि चुनाव आयोग की ये सारी कवायद उनका वोट काटने के लिए चल रही है, बल्कि तेजस्वी तो यहां तक कहने लगे कि वो चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में भी सोच सकते हैं। एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना है। उधर सीमांचल में जीत हार का फैसला मुस्लिम वोटों के हाथों में है। बिहार में मुस्लिम वोटों का एक दावेदार महागठबंधन है, तो दूसरा दावेदार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तीसरे दावेदार चिराग पासवान भी हैं। तो इन सब के बीच एक मजबूत दावेदार असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। हालांकि उनके 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में मिला लिया था, लेकिन जो सीटें ओवैसी ने जीती थी वो सारी सीटें 2015 के चुनावों में महागठबंधन की ही थीं। ओवैसी पर बार बार ये आरोप दूसरे विपक्षी दल लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब की बार बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए ओवैसी ने तेजस्वी से हाथ मिलाने की कोशिश की। उनकी पार्टी की बिहार शाखा ने आरजेडी से संपर्क किया था कि महागठबंधन का एक खंभा ओवैसी की पार्टी भी बनना चाहती है, लेकिन आरजेडी की तरफ से दरवाजे बंद दिखते हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कोशिश करिए आप, क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए। तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर वो राजी हुए तो हम भी राजी। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा एनडीए हो, बीजेपी वहां सरकार बनाए, मगर अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो हमको तो चुनाव लड़ना है ना। ओवैसी की मौजूदगी से पिछले चुनावों में जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो तेजस्वी यादव ही हैं। उस चुनाव के बाद ही आरजेडी ये छवि बनाने में जुटी है कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट काटकर बीजेपी के लिए रास्ता आसान बनाने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी मुस्लिम मुद्दों को उठाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का भला कोई कर सकता है तो वो तेजस्वी ही हैं। SIR पर तेजस्वी का तीखा विरोध उसी दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करना शुरू किया। 1990 में जब बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली तो उसे बिहार में लालू यादव ने ही रोका था। उसकी कीमत केंद्र में वीपी सिंह सरकार को चुकानी पड़ी, लेकिन उसकी कीमत वसूली लालू यादव ने। चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। बिहार में मुसलमानों का एक मुश्त वोट लालू को मिलने लगा। अब ओवैसी ने सेंध लगाई है तो तेजस्वी को समझ में आ गया कि 1990 में
लालू यादव ने मुसलमानों में विश्वास का जो निवेश किया था, उसके लाभांश से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ नया निवेश करना पड़ेगा। ये मौका मिल गया वक्फ कानून से। तेजस्वी ने पटना में खुलेआम ऐलान कर दिया कि सरकार में आए तो वक्फ कानून को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान का ये फॉर्मूला मानव मनोविज्ञान और राजनीति पर भी लागू होता है। जैसे ही वक्फ कानून को बदलने की बात तेजस्वी ने की, बीजेपी को भी एक मौका मिल गया। उसके लिए मजबूती के साथ खड़े होकर उसका सामना कीजिए। तेजस्वी के सामने सिर्फ मुस्लिम वोटों को साधने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने का भी सवाल है। यानी आरजेडी को अपनी मंजिल MY से आगे बढ़ानी होगी। तेजस्वी जिस A to Z पार्टी का दावा कर रहे हैं, उसको जमीन पर उतारना होगा। यादवों से आगे दूसरी ओबीसी जातियों को जोड़ने की चुनौती तेजस्वी के सामने है। वहीं उन दलित वोटों को जोड़ने का चैलेंज भी है, जो कभी आरजेडी के साथ थे, लेकिन बाद में साथ छोड़ गए। 2005 में राबड़ी देवी के सत्ता से बेदखल होने के बाद से आरजेडी भले ही 2 बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत मिले 30 साल हो गए। इस बीच तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की अगुवाई में 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनना अभी तक सपना ही रहा है। लिहाजा तेजस्वी के निशाने पर नीतीश है, और नीतीश को भी पता है कि उनकी कुर्सी पर जो शख्स बीते 5 साल से नजर गढ़ाकर बैठा है, वो तेजस्वी यादव है। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था। लालू राबड़ी राज की जिस कानून व्यवस्था के सवाल को उठाकर नीतीश कुमार तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं, वही कानून व्यवस्था का सवाल नीतीश सरकार के सिर पर भी भूत की तरह नाच रहा है। राज्य की राजधानी पटना में ही दिन दहाड़े हत्या जैसी घटनाओं को तेजस्वी अपने लिए फायदेमंद पाते हैं। एक तो इससे तेजस्वी को मौका मिलता है कि वो साबित करें कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार नाकाम है। दूसरा, वो बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा है। और तीसरा ये है कि एनडीए में नीतीश के बाद कौन के सवाल पर एक गहरी खाई और बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, SC/ST एक्ट खत्म करने का काम, कराने का काम किया। नीतीश के बाद कौन वाले रिक्त स्थान को भरने की दुहाई तेजस्वी दे रहे हैं। हालांकि एनडीए में चिराग पासवान जैसे नेता भी ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि विरोधी खेमे के तेजस्वी हो या अपने खेमे के चिराग पासवान, दोनों ही कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर जंगल राज की बात कर रहे हैं तो आज का राज तो राक्षस राज है। जो स्थितियां बनी हुई है, वो दौर सामाजिक न्याय का दौर था। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, लोगों को खटिया पे बैठने नहीं दिया था, लालू जी ने खटिया पे बैठाया, लोगों को आवाज़ दी, लोगों को, गरीबों को स्कूल में ले जाने के लिए मोटिवेट किया। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है। रामलीला मैदान में उपस्थित बिहार के भाइयों बहनों, दरअसल कानून व्यवस्था के सवाल पर ही 20 साल पहले नीतीश कुमार ने ऐसा माहौल बनाया था कि तेजस्वी यादव की माता राबड़ी देवी की सरकार चली गई थी। तब तक बिहार में ये माना जाता था
कि राबड़ी देवी के राज में कानून व्यवस्था के सिर पर उनके भाई और लालू यादव के साले साधु और सुभाष यादव कुंडली मारकर बैठ गए थे। हालांकि कुछ दिनों पहले ही सुभाष यादव ने एक सनसनीखेज बयान दिया कि लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते अपहरण और फिरौती की डील मुख्यमंत्री आवास से होती थी। लालू और राबड़ी देवी के राज में कानून व्यवस्था पर जितने सवाल उठे, उससे नीतीश कुमार की संभावनाओं को उतनी ही उछाल मिली। नीतीश ने 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था पर पूरा जोर दिया, जिसके कारण एक तो उनकी पहचान सुशासन बाबू की बनी और दूसरा ये कि साल 2010 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। तब आरजेडी 23 विधायकों वाली पार्टी बनकर रह गई थी। लेकिन बीते 15 साल में हालात काफी बदल गए हैं। आरजेडी की विरासत लालू राबड़ी के हाथों से निकलकर अब तेजस्वी के पास है। तेजस्वी को भी इस बात का एहसास है कि विकास और कानून व्यवस्था की बुनियाद पर ही सरकार बनने की संभावना हो सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अब की बार 20 वादे किए हैं। वो वादा कर रहे हैं वो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, 65% आरक्षण लागू करेंगे, नौकरी व रोजगार दिलाएंगे, युवा आयोग बनाएंगे, निःशुल्क परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे, पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाएंगे, माई बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपए भिजवाएंगे, सामाजिक पेंशन 1500 रुपए भिजवाएंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे, ताड़ी को शराब बंदी से बाहर करवाएंगे, बेटी योजना लागू करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा सुगम और बेहतर करेंगे, नए निवेश लाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे, पर्यटन उद्योग बढ़ाएंगे। तेजस्वी के ये सारे वादे नीतीश कुमार के वादों की ही कॉपी दिखती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही बिहारी मूल की महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान नीतीश कुमार ने किया। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। नीतीश कुमार ने 2005 में सरकार बनाते ही जो अहम काम किया, उनको 3 कसौटी पर कसा जा सकता है: कानून व्यवस्था की बहाली, महिलाओं को ताकतवर बनाना और अति पिछड़े, महादलित और पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी। इन प्रयासों से नीतीश कुमार की छवि एक विकास पुरुष की बनी। तेजस्वी उसी रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बिहार में भी ऐसा होगा लालू जी। लालू यादव की सत्ता के शुरुआती दिनों में उनके नाम से एक विवादित बयान चस्पा हो गया था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ। हालांकि लालू यादव हमेशा इस बात का खंडन करते रहे, लेकिन आरजेडी के नेता ही ऐसा बयान देकर माहौल गरमाते रहे। अब तेजस्वी जब MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे आरजेडी का विस्तार A to Z यानी सारे लोगों तक करना चाहते हैं, तब ऐसे बयान पुराने दिनों की याद ताजा कर देते हैं। हालांकि इस बीच तेजस्वी के बयान पर भी सवाल उठे। कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। इस चुनाव में देखा जाए तो आमने सामने 2 नेता हैं, जिन पे सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी। एक नीतीश कुमार हैं, दूसरे तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार 74 साल के हो चुके हैं, जबकि तेजस्वी अभी 35 साल के हैं। नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री से लेकर बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है। तेजस्वी के पास विपक्ष का नेता और उप मुख्यमंत्री पद का अनुभव है। नीतीश की राजनीति अपने संघर्षों से निकली है।
जबकि तेजस्वी यादव को आरजेडी अपने पिता से विरासत में मिला है। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जबकि तेजस्वी यादव 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र और पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि जनता का विश्वास मायने रखता है। तेजस्वी को यकीन है कि लोगों का उनमें विश्वास उसी तरह है जैसे 3 दशक पहले उनके पिता में था। ये दूसरी बात है कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव कुछ और दावा करते हैं। जो दुश्मन समझते हैं कि हमको पैक कर देगा, हमको दरवाजा में लॉक कर देगा, तो ये नामुमकिन और गलत सोचते हैं। उनको समझना चाहिए कि मैं लालू यादव का पुत्र हूँ, उनको समझना चाहिए। लालू यादव की राजनीति कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ समाजवाद की जमीन पर खड़ी हुई थी, लेकिन जल्द ही उनके समाजवाद का परिवारवाद में विलय हो गया। एक जमाने में उनके दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव सांसद बन गए थे। आज स्थिति ये है कि खुद लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 8 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रही और इस समय बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक हैं और अतीत में 2 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पटना से लोकसभा सांसद हैं और पहले राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य सारण से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। वो हार गई, नहीं तो एक और सदस्य लोकतंत्र के मंदिर की शोभा बढ़ा रहा होता। वंशवाद के इस गंभीर आरोप का जवाब आरजेडी के पास यही है कि ये तो सारे दलों में मिलता है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास में ही होश संभाला था। एनडीटीवी के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें बालक तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों घर के अंदर ही अपने मम्मी पापा के लिए प्रचार करते आपको दिखेंगे। लक्ष्मी है। क्या नाम है आपका? राजलक्ष्मी। तो आप ये क्या लगाए हुए हैं? झंडा, पापा का झंडा। हाँ, प्रचार करते हैं। हाँ? आप पॉलिटिक्स में आएंगे कभी? एक तो आपके घर में नेता होगी। हाँ, तो सब है नेता है। आपको कैसा लगता है पॉलिटिक्स? आपको कैसा लगता है राजनीति को कैसा मानते हैं आप? अच्छा। आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगे आगे चल के? नहीं। क्यों? यूं ही। आपको कभी ऐसा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ, तो आपको कभी दुख होता है? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे तेजस्वी की उम्र बढ़ती गई, उनका क्रिकेट प्रेम बढ़ता गया। तेजस्वी झारखंड क्रिकेट टीम और फिर आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे, लेकिन क्रिकेट से आगे जल्द ही वो राजनीति की तरफ रुख कर गए। तेजस्वी यादव सुर्खियों में तब भी आए जब उनकी शादी हुई। 2021 के दिसंबर महीने में उन्होंने ईसाई परिवार से आने वाले रेचल से शादी की। रेचल एयर होस्ट्रेस थी, जिनसे तेजस्वी की पुरानी दोस्ती प्यार में बदली और फिर प्यार शादी में। लालू यादव ने अपनी छोटी बहू का नाम राजश्री रखा। कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी एक बेटे के पिता बने। तो छोटा बउआ है वो। हाँ, बउआ वो तेजस्वी से भी क्यूट है वो। है? हाँ, तेजस्वी उसके सामने फेल है। तो बउआ क्यूट है बहुत। बउआ बहुत क्यूट है। हाँ, वो सबसे क्यूट है। फोटो में देख के ही आप अंदाजा लगा लिए लगता है। हाँ। या देखे बता नहीं रहे। हम तो आंख बंद करते हैं और देख लेते हैं। तेज प्रताप की लालू यादव के घर में एंट्री इन दिनों आधिकारिक तौर पर बंद है। मई महीने में
जब तेज प्रताप की तस्वीर उनकी दोस्त अनुष्का यादव के साथ आई तो बवाल मच गया। तेज प्रताप ने कहा कि वो 12 साल से रिलेशन में हैं, जबकि 7 साल पहले ऐश्वर्या राय से उन्होंने शादी भी की थी। जब ये रिलेशन सामने आया तो लालू परिवार में हड़कंप मच गया। चुनाव से 5 महीने पहले तेज प्रताप की हरकत से चुनावी नुकसान का डर लालू परिवार के लिए इतना बड़ा हो गया कि लालू ने तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी निकाल देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए बाकायदा ट्वीट भी किया गया था। लालू ने तेज प्रताप को घर, परिवार, पार्टी हर जगह से निकाला। तेज प्रताप इस पर बोल भी गए, लेकिन लालू यादव की चिट्ठी इस बाबत विधानसभा के स्पीकर तक नहीं पहुंचे। अगर लालू ने वाकई तेज प्रताप को पार्टी से निकाला होता तो विधानसभा स्पीकर को इसकी सूचना देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेज प्रताप को लगता है कि परिवार से अलग करने के इस खेल के पीछे संजय यादव हैं, जिन्हें तेजस्वी का चाणक्य कहा जाता है। जब ये सवाल संजय यादव से पूछा गया कि लालू के दोनों लालों के बीच दूरी के पीछे आप हैं क्या, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से आप आरजेडी में आए हैं तो ऐसा आप पे आरोप लगता है कि आप 2 भाइयों के बीच में आ रहे हैं, और कई बार ये बात तेज प्रताप ने कही है, अक्सर ये बात बोली, क्या ये बात सच है? नहीं, इस बात में कोई सत्यता नहीं है। तेज प्रताप है कहाँ आजकल? मॉरिशस, मालदीव्स? मैं आज सुबह ही दिल्ली से आया हूँ। लालू परिवार पर लगातार उठते भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। लालू यादव खुद ही चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में भी लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। अब रेलवे टेंडर घोटाले में अगर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय हो जाता है तो इसका असर दिख सकता है। एक समय में लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप हों या कानून व्यवस्था का सवाल या विकास का मुद्दा, इन सब को तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन तेजस्वी को पता है कि ऐसे सवाल उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरा सकते हैं। इसीलिए वो अपनी छवि एक जुझारू नेता की बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के इस आरोप पर तेजस्वी का जवाब बड़ा दार्शनिक था। झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है, तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव की ताकत लालू यादव से मिली हुई राजनीतिक विरासत है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कमजोरी भी वही विरासत है, क्योंकि उस विरासत में तेजस्वी को जनता के बीच ये साबित करना है कि उनकी राजनीति लालू की राजनीति से अलग हटकर विकास की राजनीति है। ये अकारण नहीं है कि तेजस्वी नौकरियों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं और नीतीश को भी पता है कि नौजवानों का वोट खेल पलट सकता है। इस साल के आखिर में उस बिहार में चुनाव होने वाला है जहां साक्षरता दर देश में सबसे कम है, 63.82%। वही बिहार जहां शिक्षक छात्र अनुपात 1:63 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1:40 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि 1000 व्यक्तियों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 2148 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर पाया जाता है। वहीं रोजगार के लिए बिहार में 7% आबादी पलायन कर रही है। अब सवाल है कि सिर्फ नाम पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा या ये मुद्दे भी अहम होंगे। आगे करते हुए जो विश्वास मुझ पर जो रखा है, मैं वादा करता हूं कि मैं सभी के वादों पे खड़ा उतरूंगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी तेजस्वी यादव बेहद प्रभावशाली तरीके से मैदान में उतरे थे। इस बार भी वो पूरा दम दिखा रहे हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या नीतीश सरकार के खिलाफ उनका हल्ला बोल उन्हें सरकार में बिठाएगा? क्या तेजस्वी बनेंगे बिहार के बाजीगर?
बिहार चुनाव की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और अगले हफ्ते किसी और बाजीगर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।